हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आरएएस मेंस के राइटिंग प्रैक्टिस वाले सेशन पे काम कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट जो सेशन हमने डिस्कस किया था वो मैनेजमेंट से रिलेटेड था। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कैसे उन उत्तरों को लिखा जा सकता है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं जो प्रश्न लिख कर लाता हूँ उसका उत्तर भी हाथ से लिख कर लाता हूँ, हैंड रिटन होता है, वो टाइप्ड नहीं होता है। उसके पीछे की वजह ये है कि जब आप हाथ से उत्तर को लिखते हैं और उसको टाइप करवाते हैं, उन दोनों में स्पेस मैनेजमेंट का बहुत फ़र्क हो सकता है। अगर मैं इसी कंटेंट को टाइप कराऊंगा तो 4 बातें और लिख पाऊंगा, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि हमको उत्तर पुस्तिका में हाथ से लिखना है, तो हम कितना कंटेंट उस उत्तर में समेट सकते हैं ये सीखना भी उतना ही अनिवार्य है। तो इसलिए हाथ से लिखे हुए उत्तर में हमें ये समझ में आता है कि हम कितना कंटेंट उस 5 नंबर वाले प्रश्न में लिख सकते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न में लिख सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्शन पूछा जाता है उसमें 5 अंक या 2 अंक वाले ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अभिवृत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं बताते हुए तत्वों को लिखिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो मैनेजमेंट के प्रश्न आएंगे वो बहुत सिंपल से सामान्य से प्रश्न होंगे, जिनमें सीधा सीधा आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको उत्तर में क्या परोसना है। आपके लिए इस हिसाब से, इस लिहाज से वो प्रश्न बहुत आसान रहने वाला है। तो देखिए, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ और तत्वों को लिखो। राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है जिसके अंदर प्रबंधन वाला चैप्टर दे रखा है, प्रबंधन वाला पार्ट दे रखा है, बहुत सरल शब्दों में ये सारी चीज़ें उसके अंदर समझाई हुई हैं। जहाँ से भी आपको कंटेंट पढ़ने को मिलता है उसका मूल जो स्रोत है वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें ही हैं, और उसी के आधार पर परीक्षा में अंकों का वितरण किया जाता है। देखिए, अभिवृत्ति की परिभाषा देनी है, बेसिकली उसकी विशेषताएं बतानी है और उसके तत्व लिखने हैं। सिंपल है, देखते हैं। लैटिन भाषा के एप्टस से बना जिसका अर्थ सुविधा या योग्यता होता है, ये लैटिन भाषा से जन्मा हुआ शब्द है एटीट्यूड। वो अभिवृत्ति शब्द लैटिन भाषा के एप्टस से बना है जिसका अर्थ सुविधा या योग्यता होता है। अब ये तो हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, और उसके आगे हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। आप चाहें तो एक हेडिंग भी दे सकते हैं इसको परिभाषा के नाम से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति के संबंध में नकारात्मक या सकारात्मक अनुभव एवं अनुकूल अथवा प्रतिकूल मूल्यांकन ही अभिवृत्ति कहलाती है। अभिवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति के संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव और अनुकूल अथवा प्रतिकूल मूल्यांकन ही क्या है, अभिवृत्ति है। तो ये अभिवृत्ति की परिभाषा हो गई, एटीट्यूड की परिभाषा हो गई। स्वाभाविक सी बात है, हम जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं तो कहते हैं कि इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, हम इस तरीके की बात करते हैं। तो जिसकी अभिवृत्ति पॉजिटिव है वो क्या है, हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, और जिसकी अभिवृत्ति नेगेटिव है वो हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, किसी भी कार्य में बहाने ढूंढने का प्रयास करता है, नेगेटिविटीज़ की ओर ज़्यादा उन्मुख रहता है। जबकि सकारात्मक अभिवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो हर चीज़ में हल, समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। वो अगर कोविड भी आ गया है तो उसके दिमाग में ये चलेगा कि संभव इससे कैसे निपटा जाए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है तो उस परिस्थिति को दूर करके वो काम करने का प्रयास करेगा। जबकि नकारात्मक अभिवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो बहाने ढूंढेगा कि अगर काम नहीं हो पा रहा है तो कैसे मैं एक्सक्यूजेस दूं। अगर वो असफल हो जाता है तो वो ये कहता है मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किताबें कैसे खरीदूं। इस प्रकार की जो एटीट्यूड होती है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। अनुकूल और प्रतिकूल मूल्यांकन जो है वो भी अभिवृत्ति की श्रेणी में आता है, किसी भी घटना, व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति का। ये क्या है, अभिवृत्ति की परिभाषा है। आगे देखिए, कह रहा है इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अभिवृत्ति की विशेषताएं आपको लिखनी पड़ेंगी। विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि ये किसी अनुभव या मूल्यांकन द्वारा हम सीखते हैं, ये किसी अनुभव या मूल्यांकन से सीखी जाती हैं। ये व्यक्ति सीखता है जीवन में आने के बाद, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव उसके अनुभवों और मूल्यांकनों के आधार पर बनता चला जाता है। साथ ही साथ इस पर संगति का भी असर होता है। यदि वो लगातार ऐसे लोगों की संगति में है
जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो उसकी भी अभिवृत्ति कैसी होती चली जाती है, पॉजिटिव होती चली जाती है, वो सकारात्मक रास्तों की खोज पे रहता है। और अगर उसकी संगति उल्टी है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड भी लर्न कर सकता है। दूसरा देखो, यह व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक अभिवृत्ति वाला है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके व्यवहार का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, अनुकूल मूल्यांकन वाला है। जबकि जो नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति होगा, उसके व्यवहार में भी वो चीजें परिलक्षित होंगी। इसका संबंध व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना से होता है। हम पहले ही परिभाषा में लिख चुके हैं कि अभिवृत्ति का संबंध किससे होगा, किसी व्यक्ति से होगा, वस्तु से होगा अथवा घटना से होगा, परिस्थिति से होगा। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। एक बार जो अभिव्यक्ति निर्मित हो गई उसमें परिवर्तन बहुत जटिलता से होता है, वो स्थायी प्रवृत्ति की होती है। जो अभिवृत्ति है उसकी नेचर कैसी होती है, स्थायी होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। आगे देखते हैं इसके तत्वों के बारे में लिखना है। तो तत्वों के बारे में लिखने के लिए जैसा कि हमने कहा था कि जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी, जैसे कि उत्तर के दौरान पाई चार्ट का यूज़ कहाँ करना है, उत्तर के दौरान फ्लो चार्ट का यूज़ कहाँ करना है, उत्तर के दौरान ग्राफ्स का यूज़ कहाँ करना है, उत्तर के दौरान मैप्स का यूज़ कहाँ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेंगे, ऐसा हमने कहा था। और यहाँ हम एक पाई चार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर तत्व लिख रहे हैं कि अभिवृत्ति के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, बौद्धिक तत्व है। ये अभिवृत्ति का कैसा तत्व है, बौद्धिक तत्व है, जो आपके ज्ञान चक्षुओं से संबंधित है, संज्ञानात्मक है। उपलब्ध अवयवों के आधार पर धारणा का निर्माण, जो भी आपके पास उपलब्ध पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के आधार पे आप कैसी धारणा बनाते हैं, वो क्या है, संज्ञानात्मक तत्व है। अभिवृत्ति निर्माण का संज्ञानात्मक तत्व है। इसके आधार पर एक धारणा का आप निर्माण करते हैं और वो क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक तत्व कहलाता है। व्यावहारिक तत्व, अभिवृत्ति का व्यावहारिक तत्व क्या है, तो अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार करना। ये प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। जैसा आपका एटीट्यूड है उस अकॉर्डिंगली आप बिहेव करेंगे, वो क्या है, अभिवृत्ति का व्यवहारिक तत्व है, वो व्यवहारिक तत्व है। फिर भावनात्मक तत्व, आप भावनाओं के आधार पर अगर अभिवृत्ति का निर्माण करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, भावनात्मक अभिवृत्ति। जैसे मान लीजिए संज्ञानात्मक की हम बात करते हैं तो उपलब्ध अवयवों के आधार पर किसी के बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उस व्यक्ति के प्रति आपका रवैया जो है वो सकारात्मक अथवा नकारात्मक उस उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप बनाते हैं, वो कैसा है, संज्ञानात्मक। यहाँ आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि कोई व्यक्ति है वो चोरी की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति है, वो अक्सर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, या उसके अंदर चारित्रिक जो है वो भी खराब लक्षण आपने देखे हैं पहले, इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा रवैया होगा, नकारात्मक रवैया होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। वो क्या है, संज्ञानात्मक अवयव। व्यवहारिक अवयव, अभिवृत्ति के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हो, ये आपका व्यवहारिक तत्व है कि आपका जैसा एटीट्यूड है आप उस अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। तीसरा भावनात्मक रवैया, भावनाओं के आधार पर आप जो है वो धारणा का निर्माण कर रहे हो, उसके आधार पे आपका मत निर्धारण कर रहे हो, वो क्या है, आपका कौन सा तत्व हो गया, भावनात्मक तत्व। किसका, अभिवृत्ति का। यहाँ तक क्लैरिटी है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं को बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे उदाहरण या दैनिक जीवन से जोड़कर समझना आपके कंटेंट को सरल बना देता है। यहाँ पर आप दो चीज़ें सीखेंगे। जब हम मैनेजमेंट का जैसा पोर्शन पढ़ रहे हैं अभी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या है, एक तो कंटेंट डेवलप हो रहा है, और कंटेंट डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, आंसर राइटिंग हो रही। तो आप घर पर कभी भी ये वीडियो खोलकर देखेंगे तो धीरे 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 आपका क्या होगा, कंटेंट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वो कंटेंट बिल्डिंग आपको मुख्य परीक्षा में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए। सकारात्मक एवं नकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति के मध्य गुणों में अंतर के बिंदु लिखिए। सकारात्मक किसी की अभिवृत्ति है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, उन दोनों के मध्य क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके आचरण में, उनके गुणों में क्या अंतर हो सकता है, वो हमको लिखना है।
तो हमने बीच में एक लाइन खींच दी, एक और सकारात्मक एक और नकारात्मक। अब कई लोग इसमें भी ऐसा कहते हैं कि पैराग्राफ पैटर्न में लिखिए आप। भाई साहब, जब स्पष्ट अंतर पूछा है तो क्यों पैराग्राफ पैटर्न में लिखना है? आप अगर पैराग्राफ पैटर्न में लिखेंगे तो आप कभी 4-5 अंतर, 5 नंबर का प्रश्न है, 50 शब्द है, तो आपको 5 अंतर तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। वो 5 अंतर आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप बीच में लाइन खींचिए, एक और सकारात्मक एक और नकारात्मक। इस तरीके से अगर उत्तर लिखेंगे तो हम ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे, ज़्यादा एस्पेक्ट कवर कर पाएंगे, जो कि मुख्य परीक्षा की डिमांड होती है। चले आगे। सकारात्मक अभिवृत्ति अन्यों एवं स्वयं पर विश्वास करते हैं। इनमें भरोसे का भाव होता है, विश्वास होता है। ये दूसरों पर भी भरोसा करते हैं और स्वयं पर भी भरोसा करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इस कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर जाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं परिश्रम करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये कौन है? सकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोग हैं। वही नकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोगों में क्या? अविश्वास का भाव होता है। जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, कितना पढ़ता हूँ लेकिन हर बार रह जाता हूँ। जबकि उसी संदर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, इस बार थोड़ा जोर लगाऊंगा तो 2 नंबर तो कवर हो ही जाएंगे। तो ये क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक। अविश्वास का भाव नेगेटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति अन्यों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ये अन्यों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, स्नेह का भाव रखते हैं, क्योंकि इनमें सकारात्मकता है। तो इनमें दूसरों के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव होता है। जबकि नकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा का भाव रखते हैं, ईर्ष्या और घृणा का भाव रखते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसके व्यवहार में निरंतरता की भावना आप देखेंगे। वो जो ठान लेता है उस लक्ष्य के प्रति लगातार निरंतरता की भावना से चलता जाता है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। इसके अंदर असफलता प्राप्त होगी ऐसे भाव न्यूनतम है। इसलिए क्या है? इसके किसी भी कर्म में निरंतरता का भाव होता है, जबकि ये प्रत्येक प्रयास को बीच में छोड़ देता है। नकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति प्रत्येक प्रयास को बीच में छोड़ देता है। इसको इसके कर्तव्य का ज्ञान होता है, इसको पता है इसको क्या करना है, जबकि इसको कर्तव्य बोध से ये दूर भागता है। जो करना है उससे उल्टा जाता है नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति। ठीक है। प्रत्येक दुविधा का हल खोजते हैं, जबकि ये समस्याएं या कमियां खोजते हैं। आगे देखिए, उत्तरदायित्व का बोध होता है। इनको उत्तरदायित्व लेना ही पसंद नहीं है, जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, जबकि ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी का बोध इनको होता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है, उसमें निरंतरता होती है। ये कर्मठ किस्म के लोग होते हैं, जबकि ये कर्म से दूर भागते हैं। इनमें दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति होती है, ये दृढ़ संकल्पित होते हैं, जबकि ये दुविधाएं गिनाने में विश्वास करते हैं। किसी कर्म के प्रति, उसको पूरा करने के प्रति ये दृढ़ संकल्पित होते हैं, जबकि ये उस कर्म को निपटाने में जो परेशानियां हैं उनका आकलन पहले करते हैं, समस्याएं जो है पहले ढूंढते हैं। इसलिए सफलता की ओर प्राप्त नहीं हो पाते, सफलता की प्राप्ति जो है वो इनको नहीं हो पाती। यहाँ तक क्लैरिटी है। तो ये सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। देखिए, प्रश्न उत्तरी आरएएस के सिलेबस में दी हुई है एटीट्यूड वाला चैप्टर, तो इसका मतलब सामान्य सी बात है कि ये आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो जीवन के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि आप अपने अंदर ऐसी अभिवृत्ति पैदा कीजिए, सीखी जाती है, आप सीख सकते हैं। आप सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा कीजिए ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। आप बहाने ढूंढना बंद कीजिए, आप अनिरंतरता का भाव खत्म कीजिए, आप दूसरों के प्रति प्रेम भाव पैदा कीजिए, आप स्वयं के प्रति विश्वास पैदा कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक न एक दिन जरूर सफलता दिलाएंगी, ये इंश्योर कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समय प्रबंधन प्रक्रिया के चरण लिखिए। अब देखो, समय प्रबंधन एक चैप्टर है एक टॉपिक है जो आपके अंदर सिलेबस में दे रखा है। बहुत सामान्य सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि आप तभी किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं जबकि आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बिना आप आरएएस की परीक्षा का पेपर भी सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट के बिना आप कोई भी इवेंट ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो समय प्रबंधन अपने आप में महत्वपूर्ण, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है
तो एक फॉर्मल वे में इसकी चर्चा करना आवश्यक है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, तो उसकी प्रक्रिया के जो चरण हैं वो हमको देखने। आप इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। देखिए, किसी भी उद्देश्य की शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति हेतु, भाई शीघ्र भी प्राप्त होना चाहिए और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो गुणवत्तापूर्ण उसकी प्राप्ति भी होनी चाहिए। भाई आरएएस हमको बनना है तो शीघ्र भी बनना है कि पहले ही अटेम्प्ट में पास होना है, हमको दूसरा तीसरा चौथा नहीं जाना है, और पहले ही अटेम्प्ट में भी गुणवत्तापूर्ण टॉप रैंक में आना है, गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति करनी है। तो किसी भी उद्देश्य की शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति हेतु समय का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग ही समय प्रबंधन है। समय का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग ही क्या है? समय प्रबंधन। तो पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन उसको लिखना थोड़ा व्यवस्थित ढंग से पड़ेगा ताकि अंक आवंटन ठीक से हो सके। समय प्रबंधन क्या है कि किसी भी उद्देश्य की शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति हेतु समय का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? समय प्रबंधन है, जिसे अधोलिखित पद्धति से किया जा सकता है। समय प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसकी बात, क्योंकि हमको मूल रूप से तो प्रश्न में क्या पूछा है, इसकी प्रक्रिया के चरण पूछे, तो 1 2 3 4 5 जो भी चरण होंगे वो हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो समय प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण देखो कैसे लिखेंगे। लक्ष्य निर्धारण, सबसे पहले क्या करेंगे? लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले तो मैं ये तय करूं कि मुझे आरएएस बनना है। ठीक है, तो पहला लक्ष्य क्या हो गया? पहली बात क्या हो गई? समय प्रबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई? लक्ष्य निर्धारण, कि भैया मुझे आरएएस की तैयारी करनी है, ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे आरएएस ऑफिसर बनना है। तो ये मैंने क्या कर दिया? लक्ष्य निर्धारण। क्या कर दिया है? लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा चरण, कार्यों की वरीयता का निर्धारण। कार्यों की वरीयता का निर्धारण कैसे होगा कि मेरे जीवन में, मेरी दैनिक जीवन शैली में मेरे पास 10 प्रकार के काम हैं। अब मेरे लिए सर्वोच्च कार्य क्या हो जाएगा? अध्ययन। सर्वोच्च कार्य क्या हो जाएगा? अध्ययन। पढ़ाई का काम है वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। मैंने कार्यों की वरीयता का निर्धारण किया है कि पढ़ाई का जो मेरा काम है वो सर्वोपरि होगा। उस पढ़ाई के काम के अंदर मैं क्या क्या चीज़ करूँगा वो मेरे को इसके अंदर निर्धारित करना है। वरीयता मैंने देख ली। ठीक है, वरीयता का निर्धारण। वरीयता में मैं क्या करूँगा कि मेरे अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको भी मैं लिख लूँगा कि ये मेरी वरीयता है, और वरीयता के अंदर जो सब सेगमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अब देखो अगला चरण, प्रत्येक कार्य को समय आवंटन। अब देखिए, सबसे पहली बात तो कार्य आवंटन। अब हम और डेप्थ में चले जाते हैं कि कार्य आवंटन कर दिया, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये मेरा क्या हो गया है? इसके अंदर के सब सेगमेंट हो गए। अब मैंने क्या किया? प्रत्येक कार्य को समय आवंटन। इस प्रत्येक कार्य के लिए मैं अब समय आवंटन कर दूंगा कि मैं इसको इतने घंटे, इसको इतने घंटे, इसको इतने घंटे, इसको इतने घंटे में खत्म करूंगा। तो प्रत्येक कार्य के लिए क्या कर दिया मैंने? समय आवंटन कर दिया है कि ये ऐसे 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 मेरे को खत्म करना है। अब मैं करूंगा संसाधन इकट्ठे कि कैसे मुझे संसाधन क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी कि भैया मुझे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं अध्ययन के नोट्स इकट्ठे करूंगा और उसके माध्यम से पढ़ूंगा। मुझे राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना है तो मैं राजस्थान सरकार की इकोनॉमिक रिव्यू की पुस्तक लाऊंगा या फिर अध्ययन के नोट्स से राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ूंगा। ऐसे कर करके मैंने सारे नोट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए। संसाधन जो हैं, पढ़ने के लिए आवश्यक सामान जो है वो मैंने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया है। अब मैं करता हूँ कार्य आवंटन। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य आवंटन। संसाधन इकट्ठे हो गए, कार्य की वरीयता निर्धारित हो गई है, प्रत्येक कार्य को समय भी हमने दे दिया है कि कितने घंटे। अब मैं कार्य आवंटन करूँगा। अब मैं कार्य आवंटन कैसे करूँगा कि पहले प्राथमिकता पे मैं पेपर 1 करूँगा, फिर उसके साथ साथ पेपर 4 चलने दूंगा, फिर जैसे ही पेपर 1 पूरा होगा पेपर 4 साइड में चल ही रहा है, फिर पेपर 2 लूँगा, फिर पेपर 3 लूँगा। तो ये इस प्रकार से मैंने कार्य आवंटन कर दिया है। और फिर अतिरिक्त कार्यों में कटौती। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी से कोर्स ख़त्म करना है, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, जो कम महत्वपूर्ण हैं, वो मेरे लिए अतिरिक्त कार्य के रूप में काम करेंगे। उसके अतिरिक्त दिन के समय में कुछ, जैसे कि मान लीजिए मैं सोने में 2 घंटा दे रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा सिलेबस छूट रहा है, तो मैं अब सोने के आधा घंटा कटौती करके दिन में सोने का समय 1.5 घंटा कर देता हूँ, और वो आधा घंटा भी किसको देता हूँ? पढ़ाई को देता हूँ। तो ये क्या है? अतिरिक्त कार्यों में कटौती है। तो इस वजह से मेरा सिलेबस पूरा हो पाता है। और इन सब के दौरान
जब जब मुझे स्ट्रेस होता है तो उस तनाव प्रबंधन का भी मैंने तरीका खोज रखा है कि जब मुझे तनाव होगा तो या तो मैं कोई म्यूज़िक सुन लूँगा, या फिर मैं टहलने निकल जाऊँगा, या फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के लिए कोई टेलीविज़न पर कोई अच्छी सी चीज़ देख लूँगा, मैं कोई ऐसा कॉमेडी सीरियल देख लूँगा जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा तनाव प्रबंधन होगा, मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। और उसके बाद अंत में मैं करूँगा निकट पर्यवेक्षण, क्लोज मॉनिटरिंग, कि वास्तव में मैंने ये जो सारी स्टेप्स निर्धारित की हैं उन स्टेप्स को मैं ठीक से कहते हैं कि उन स्टेप्स को ठीक से मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं देखूंगा किसमें, खुद की क्लोज मॉनिटरिंग करके, निकट पर्यवेक्षण करके। और फिर इस प्रकार से अगर जब मैं करूँगा तो मेरा क्या है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की बात जब हम करते हैं तो पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं कि भाई किसी भी लक्ष्य को गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र प्राप्ति के लिए जो समय का प्रबंधन होता है, जो समय का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग होता है, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। और उसके चरणों की जब बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लक्ष्य का निर्धारण। सबसे पहले हमने क्या किया, लक्ष्य निर्धारित किया, हमारा गोल क्या है वो देखा। फिर हमने कार्यों की वरीयता तय की। कार्यों की वरीयता तय करने के बाद प्रत्येक कार्य को समय दे दिया, संसाधन इकट्ठे कर लिए, फिर कार्य आवंटन कर दिया। कार्य आवंटन के बाद अतिरिक्त कार्यों के समय में कटौती कर दी, तनाव का प्रबंधन कर दिया और निकट पर्यवेक्षण। इन सब के माध्यम से हम क्या इंश्योर करेंगे, समय का प्रबंधन। तो बहुत सिंपल है, सामान्य सी बात है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत लिखिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लीडरशिप। उस लीडरशिप के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, वो हमको देखनी है इसके अंदर। तो ये नेतृत्व के जो सिद्धांत है वो अपने आप पे 5-7 पेज का टॉपिक है। हमको उसको पूरे सिद्धांत को कितने शब्दों में लिखना है, केवल 50 शब्दों में लिखना है। तो शब्द बहुत कम है, इसलिए हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे इस उत्तर को इस छोटे से एरिया में मैनेज करें। तो हमने लिखा, नेतृत्व के संबंध में 2 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत देखिए परंपरागत, और दूसरा व्यवहारवादी। ये तो जो चला आ रहा है, रूढ़ियों से चला आ रहा है वो वाला, और ये कैसा है, जो प्रैक्टिकलिटी, जो एक्सपेरिमेंटल है, वो कौन सा सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत। परंपरागत में फिर 2 हैं, महान व्यक्ति सिद्धांत और गुण मूलक सिद्धांत। और व्यवहारवादी में 2 विश्वविद्यालयों में स्टडी हुई, ओहियो विश्वविद्यालय और मिशिगन विश्वविद्यालय। यहाँ तक क्लैरिटी है। देखिए, परंपरागत में महान व्यक्ति सिद्धांत। अब किसी लीडरशिप की जब आप बात करते हैं तो ये महान व्यक्ति सिद्धांत किसने दिया, थॉमस कार्लाइल ने। अब लीडरशिप की जब आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि महान व्यक्ति सिद्धांत कहता है कि भाई नेता जन्मजात होता है, नेता बनाया नहीं जाता, वो पैदा होने के दिन से ही नेता होता है, वो पैदा होने के दिन से ही लीडर होता है। जैसा कि हम बरसों से देखते आ रहे थे, जब राजाओं का शासन हुआ करता था तो राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। तो ऐसा मान लिया जाता था कि जो नेतृत्व के गुण हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो उस राजा के बेटे में ही है। तो वो जनता पैदा होता उसी दिन से उसको क्या मान लिया जाता था, राजा मान लिया जाता था। तो ये वही क्या है, महान व्यक्ति सिद्धांत। महान व्यक्ति सिद्धांत, इसमें क्या लिखा है, नेता जन्मजात होता है, वह महान व्यक्तित्व होता है, नेता बनाया नहीं जाता। ठीक है। दूसरा देखिए, गुणमूलक सिद्धांत। ये थियरी जो दी है वो मिलेट और बर्नार्ड ने दी है। मिलेट और बर्नार्ड ने गुणमूलक सिद्धांत दिया है। और गुणमूलक सिद्धांत में ये लोग क्या कहते हैं, कुशल नेतृत्व जो है वो नेता के गुणों पर निर्भर होता है, और नेतृत्व जो है वो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित कौशल है। तो इस गुणमूलक सिद्धांत पे थोड़ा बहुत हम भरोसा कर सकते हैं। महान व्यक्तित्व सिद्धांत तो बिल्कुल ही फर्जी है। गुणमूलक सिद्धांत के बारे में हम ये मानते हैं कि हाँ, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो लीडरशिप को इंश्योर करती हैं, और वो लीडरशिप उन गुणों पर आधारित होती है। ऐसा कौन कहता है, मिलेट और बर्नार्ड कहते हैं। इन्होंने गुणमूलक सिद्धांत दिया। फिर आ जाते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत पे। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो ओहियो विश्वविद्यालय की जो अध्ययन है उससे निकल के आ रहा है, और मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययन से निकल के आ रहा है। तो ओहियो विश्वविद्यालय क्या कहता है कि संरचनात्मक पहल करने वाला नेता जो है वो क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है। नेता क्या करता है, श्रेष्ठ संगठन का निर्माण करता है और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो संरचनात्मक पहल, ये एक तो पार्ट हुआ। ओहियो विश्वविद्यालय ने कहा
कि भाई संरचनात्मक पहल जो व्यक्ति करेगा वो एक अच्छा लीडर होगा, क्योंकि वो एक अच्छे संगठन का निर्माण करेगा। तो एक सिद्धांत तो ये हुआ कि संरचनात्मक पहल करने वाला व्यक्ति जो है वो नेता होता है और वो अच्छे संगठन का निर्माण करके लीडरशिप को इंश्योर करता है। दूसरी बात, अंतः संबंध स्थापना करने वाला नेता। एक नेता ऐसा होता है जो संगठन को अच्छा करके और फिर लीडरशिप करता है। एक नेता ऐसा होता है जिसको जैसा भी संगठन मिल गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनमें वो टीम भावना पैदा कर देता है और उनमें टीम भावना पैदा करके लीडरशिप को इंश्योर करता है। वो कौन सा हो गया? अंतः संबंध पैदा करने वाला नेता। तो ये ओहियो विश्वविद्यालय के निष्कर्ष थे। इसी प्रकार मिशिगन विश्वविद्यालय कैसा निष्कर्ष देता है? ये भी 2 प्रकार के निष्कर्ष देता है, जिसमें ये कहता है कि एक नेतृत्व होता है वो कर्मचारी केंद्रित होता है, जो कर्मचारियों के हित में सोचता है, कर्मचारियों का कैसे बेटरमेंट, इनको कैसे वेतन अच्छा मिले तो ये काम करें, इनको कैसे प्रमोशन अच्छे मिले तो ये काम करें। इस प्रकार से कर्मचारियों के केंद्रित होकर काम करने वाला जो सिद्धांत है वो कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व है। और दूसरा सिद्धांत उत्पादन केंद्रित नेतृत्व होता है। उत्पादन केंद्रित जो नेतृत्व होता है उसमें कर्मचारियों के हितों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कर्मचारियों के हित के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता है। तो ये किसका है? मिशिगन विश्वविद्यालय का जो अध्ययन है उसके अंदर, जो कि फ्रांसिस लिकर्ट के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ 1-2 सिद्धांत और बच जाते हैं जिनका हमने अंत में अन्य सिद्धांत के नाम से नाम लिख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास था नहीं। तो इसमें नेतृत्व की स्थितिगत विचारधारा जो कि फिडलर ने दी थी वो हम लिख देते हैं कि स्थितिगत विचारधारा है जो किसने दी है? फिडलर ने। और करिश्माई नेतृत्व की बात कही है। करिश्माई नेतृत्व भी एक सिद्धांत है जो कि नेतृत्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जितना स्पेस हमारे पास था उसमें जितनी मैक्सिमम जानकारी हम दे सकते थे हमने दे दी, कोशिश की कि कुछ भी छूटे ना, और ये सारे नेतृत्व के सिद्धांत इस एक पेज के अंदर कवर कर दिए, जिसके अंदर मात्र 7-8 लाइन अवेलेबल है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, समूह निर्माण एवं विकास एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, समझाइए। भाई आप किसी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं तो समूह का निर्माण और उस ग्रुप को आगे डेवलप करना ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, और उस चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाइए। इसका मतलब ओवरऑल क्या पूछना चाह रहा है? समूह निर्माण के चरणों को समझाइए, ये प्रश्न है। स्टेप्स पूछ रहा है कि समूह निर्माण और विकास कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। समूह निर्माण एवं विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत टकमैन और रॉबिन्स ने दिया था। देखिए ये आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का विषय नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है। अगर आप ये उत्तर इस फॉर्मेट में तैयार करके जाते हैं, कल को सीधा सीधा परीक्षा में मैनेजमेंट से ऐसे ही प्रश्न देखने मिलेंगे, तो सीधे सीधे जब ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे तो आप उत्तर लिखने की स्थिति में रहोगे। अन्यथा वहाँ स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उत्तर लिखना और चीज़ों को समेटना, कंटेंट बहुत सारा है, याद बहुत कुछ है, उसको समेटना, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, कतरा चीज़ें याद रह जाती हैं, अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं, वो सब मैनेज करना बहुत टफ होता है। आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपने 10-20 चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो वो आपके वहाँ पे काम आएंगी, आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आगे, टकमैन एवं रॉबिन्स ने दिया। इसकी स्टेप्स लिखते हैं हम सीधी सीधी, क्योंकि पूछी क्या है? स्टेप्स ही तो पूछी हैं। तो देखो, उत्पन्न, सबसे पहले संगठन क्या होगा? पैदा होगा, यानी उसका फॉर्मेशन, फॉर्मिंग। संगठन की क्या होगी? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर समूह निर्माण का प्रथम चरण जिसमें कार्यावंटन की अनिश्चितता होती। समूह निर्माण का प्रथम चरण जिसमें कार्य आवंटन की अनिश्चित, कार्य आवंटन के तो ठिकाना ही नहीं है, अभी तो प्रथम चरण है जिसको हम फॉर्मिंग बोल रहे हैं, जिसके अंदर हम समूह बना रहे हैं। ये 2 से अधिक व्यक्तियों से निर्मित होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो समूह निर्माण का जो प्रथम चरण है वो जिसमें कार्यावंटन का कोई अता पता नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के बाद दूसरा चरण स्टॉर्मिंग। यह मतभेद, देखो स्टॉर्म किसको कहते हैं हम? एकदम उतार चढ़ाव, ठीक है, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ क्या है? स्टॉर्मिंग। उसके अंदर क्या है? अब ग्रुप हमने फॉर्मिंग कर दिया, 10-20 लोग इकट्ठे कर लिए। अब क्या है? किसी लक्ष्य के बारे में जब वो चर्चा करेंगे तो उनके अंदर भयंकर मतभेद होंगे। उन मतभेदों के बाद उनकी बनावट, बिगाड़ का चरण जो है वो ये चरण कहलाता है।
इस चरण के उपरांत धीरे धीरे संगठन में एकता का भाव। भाई 10 लोगों को आपने कमरे में बैठा दिया किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, तो बहुत देर डिस्कस करने के बाद कम से कम कोई समय ऐसा आएगा जब वो किसी एक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रहना साथ है, तो एकता का भाव पैदा होता है। ठीक, फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं नॉर्मिंग। अब सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की ओर जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, सब कुछ सामान्य होने के बाद उनमें से एक आदमी को कहते हैं कि भाई आप लीड कीजिए, अब आप इस संगठन को आगे बढ़ाइए, इस समूह को आगे बढ़ाइए, इसका डेवलपमेंट इंश्योर कीजिए और हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मिंग। ठीक, नॉर्मिंग के बाद अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, रिलेशन सुधर चुके हैं, सब लोगों का लक्ष्य निर्धारण के प्रति रवैया एक जैसा है, सब एक रास्ते पे चलने को तैयार है और एक लीडर भी चुन चुके हैं, तो अब उसके बाद चालू होगा परफॉर्मेंस। तो उसको क्या कहेंगे, परफॉर्मिंग। उसको क्या कहेंगे, परफॉर्मिंग। और परफॉर्मिंग के बाद अंत में हो जाएगा स्थगन। स्थगन मतलब लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत वो समूह समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे, स्थगन। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और फिर स्थगन, ये 5 स्टेप किसके हैं, समूह निर्माण विकास के हैं, जो कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब देखो अंत में हमने ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पे बॉक्स बना के उसके अंदर 1 2 3 4 5 व्यवस्थित लिख दिया। उसके बाद अंत में और लिखते हैं, अतः एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 2 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रण ही समूह है जो चरणबद्ध तरीके से विकसित होकर अपना कार्य करता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखनी है। वह मनोवैज्ञानिक प्रेरक या उत्तेजक जो किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करे, उसके अंदर कार्य करने की भावना पैदा करे, ऐसे फैक्टर्स प्रोत्साहित करे, उस कार्य को जारी रखने हेतु प्रेरित करे, उसको उस कार्य पे बनाए रखे, उसको कार्य करने के लिए, निरंतर करने के लिए मोटिवेट करे, एवं अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, यही क्या है, अभिप्रेरणा, यही मोटिवेशन है। तो 3 बातें हो गई, मनोवैज्ञानिक प्रेरक या उत्तेजक जो क्या कर रहा है, कार्य के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, कार्य को कार्य पे बनाए भी रख रहा है और अधिकतम संतुष्टि भी दे रहा है। ये सारे फैक्टर क्या कहलाएंगे, अभिप्रेरणा। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वेतन, पदोन्नति, भत्ते, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि। ये सारे क्या हैं, अभिप्रेरणा पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत सिंपल सामान्य, आइजनहोवर के समय आव्यूह चक्र यानी टाइम मैनेजमेंट साइकिल को समझाइए। आइजनहोवर कहते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स है, टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली मैट्रिक्स है, ये साइकिल क्या है, मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, उसको आपको समझाना है। तो मैट्रिक्स का मतलब गणित में क्या होता है, ऐसी डब्बे जैसी संरचना होती है, वो क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स है। अब देखो क्या होता है, आपको करना है टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या कार्य जो है वो आवश्यक है वो भी निर्धारित करना जरूरी है, और आवश्यक होने के साथ साथ वो महत्वपूर्ण भी होने चाहिए। जैसे मेरे नाखून बढ़ गए हैं, वो नाखून मुझे काटने हैं, ये कार्य क्या है, कायदे से आवश्यक कार्य है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, अभी मैं नहीं भी करूँगा, अगर उन नाखूनों को अभी नहीं भी काटूंगा तो कोई ऐसी आपदा नहीं आ जाने वाली, तो आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, उसकी दवाई लेनी है, तो ये क्या है, अब उसकी मेडिसिन लेनी है, उसकी सर्जरी करानी है, वो क्या आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को लेके कार्य की आवश्यकता और उसकी महत्वता, इनको लेकर इसने एक मैट्रिक्स तैयार किया जो आइजनहोवर का मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समय आव्यूह चक्र, टाइम मैनेजमेंट साइकिल। क्लैरिटी है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसने महत्वपूर्ण, जैसे इसने जो दिया था मैट्रिक्स बनाया था उसको हमने इस फॉर्मेट में लिया है। यहाँ हमने ऐसे 4 डब्बे बना दिए, इधर साइड आवश्यक लिखा है और इधर महत्वपूर्ण, इधर आवश्यक नहीं और महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, तो अब ये जो डब्बा है वो किसको पिक करेगा, आवश्यक और महत्वपूर्ण को पिक करेगा। ये डब्बा आवश्यक और महत्वपूर्ण नहीं को, ये डब्बा आवश्यक नहीं और महत्वपूर्ण को, और ये डब्बा आवश्यक नहीं और महत्वपूर्ण नहीं, इसको पिक करेगा। देखिए
आवश्यक और महत्वपूर्ण दोनों क्या है, ये सबसे पहले करने वाले काम है भाई साहब। टाइम मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो आपको कार्य आवंटन और कार्य की वरीयता तय करनी है। तो कार्य की वरीयता सबसे पहले करने योग्य क्या है, जो आवश्यक भी है और जो महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे कोई आपदा प्रबंधन, जैसे कि मैंने कहा किसी को हार्ट अटैक हो गया तो इमीडिएटली उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। धन का प्रबंधन, चिकित्सा उपलब्धता, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, आवश्यक भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, ये जरूरी तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जैसे घर के लिए किराना का सामान खरीदना है, ठीक है भाई, आवश्यक है, जरूरी है, रोटी खानी है तो सामान लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से बैठे हो वहाँ से उठ के दौड़ना चालू कर दो, ठीक है। जैसे फ़ोन पर बातचीत क्या है, आवश्यक है, ठीक है, करनी पड़ती है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आवश्यक है। जैसे नाखून काटना, हाथों के नाखून काटना, ये क्या है, आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। अब आवश्यक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, जैसे ये महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि तत्काल किए जाएं। तो देखिए कैसे, जैसे कपड़ों की खरीद, ये क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। कपड़ों की खरीद क्या है, महत्वपूर्ण है लेकिन तत्काल किए जाने योग्य नहीं है। यूनिफॉर्म निर्धारण, किसी विद्यालय का, संगठन का यूनिफॉर्म निर्धारण एक महत्वपूर्ण काम है लेकिन आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार ऐसे कार्य जो न तो आवश्यक हैं और न ही ये कार्य टालने योग्य होते हैं, ये कार्य करने में समय खर्च नहीं करना होता है। वे कार्य जो न तो आवश्यक है और न ही महत्वपूर्ण है, ये टालने योग्य कार्य होते हैं। ऐसे कार्य नहीं करने योग्य होते हैं, जैसे फिल्म देखना, वेब सीरीज देखना, या आपको टालने चाहिए, एक एस्पिरेंट को तो एटलीस्ट टालने ही चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य क्या है, न आवश्यक है न ही महत्वपूर्ण। देखिए निष्कर्षतः होवर के अनुसार कार्यों को बांट लेने से अत्यधिक समय की बचत एवं कुशल समय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस आइजनहोवर के अकॉर्डिंग आपके कार्यों को बांट लेते हो इन 4 टुकड़ों में, हो सकता है कोई कार्य आपके लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कार्य इस श्रेणी में ना आकर आवश्यक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है की श्रेणी में आ सकता है। ये डिफरेंसेस हो सकते हैं एज पर योर सिचुएशन, लेकिन फिर भी इस प्रकार के मैट्रिक्स में उन कार्यों को, जितने भी उस काम से, उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके इवेंट्स हैं, उनको ऐसे टुकड़े बना लेने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा काम तो तत्काल करना है, कौन से अवॉइडेबल हैं, बाद में किए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे जो करने ही नहीं है। क्लैरिटी है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइटिंग प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे होंगे, ये राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसके अलावा नॉलेज कितना भी है, लेकिन आप अगर लेखन शैली नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं तो आप परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते, ये समझ लीजिएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अभ्यास करेंगे। ऑल द बेस्ट।